नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। मैं हूं प्रशांत रंजन। भारत बहुलतावाद देश रहा है, बहुलतावाद इसकी पहचान रही है। अलग अलग चिंतक, ऋषि, मनीषी समय समय पर हुए हैं। आधुनिक भारत में भी राजनीति में कई धाराएं एक साथ प्रवाहित हुई हैं और सब ने अपना अपना अस्तित्व कायम किया और समाज को, देश को दिशा देने का प्रयास किया। इन्हीं चिंतकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। जिस समय दीनदयाल जी ये दर्शन दे रहे थे, उस समय उनके विपरीत धारा की राजनीतिक पार्टियां सत्ता में थीं और उस तरह से उनके विचार को प्रस्फुटन नहीं मिल पाया। लेकिन आज एक ऐसा समय है जब भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका तक के राजनीतिक शोधार्थी और दर्शन के शोधार्थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी एकात्म मानववाद पर शोध कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्वतः के स्टूडियो में स्वतः ग्रुप के संपादक कृष्णकांत ओझा उपस्थित हैं। आइए हम उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आज के समय में 2020 में 21वीं सदी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन है एकात्म मानववाद का, वो कितना प्रासंगिक है, भारत के लिए कितना उपयोगी है और भारतीय राजनीति में कितना समीचीन है। कृष्णकांत जी, स्वागत है आपका स्वतः के स्टूडियो में। हम लोग दीनदयाल जी की जयंती पर आज यह विमर्श करना चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस राजनीतिक सूत्र का प्रतिपादन किया वह 2020 में, आज के समय में भारत की राजनीति के लिए कितना समीचीन है, कितना उपयोगी है, कितना प्रासंगिक है, आज हमारे दर्शकों को आप बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक राजनीतिक दल, राजनीतिक विचार का प्रणेता माना जाता है, एकात्म मानव दर्शन हो या अंत्योदय हो। लेकिन दीनदयाल जी का जो चिंतन था वो केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। उनके चिंतन में संस्कृति थी, सृष्टि थी और संपूर्ण रूप में मानव था। दीनदयाल जी अपना चिंतन, अपना जो विचार है रखने के पूर्व वो पहले विचार करते हैं कि मानव है क्या। तो वो कहते हैं कि मानव केवल ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, मानव के साथ आत्मा भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है और ये संपूर्ण रूप से मिल करके मानव की रचना होता है और उनकी अभिव्यक्ति भी होती है। जैसे अब हम सब लोग मानने लगे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो केवल ये शरीर से नहीं है, बल्कि उसके अंतर में जो विचार हैं, उसके अंतर में जो चिंतन है, वह भी उसके व्यक्तित्व को गढ़ता है। तो इतने सूक्ष्म रूप से जब उन्होंने मानव का विचार किया तो मानव के साथ साथ कहा कि क्या मानव अकेला है क्या? नहीं, मानव पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है और इन सबको समग्र रूप से देख करके उन्होंने चिंतन किया और एक ऐसा व्यवहारिक विचार दिया जिसका कि उपयोग हम राजनीति में कर सकते हैं। तो राजनीति में उपयोग कर सकते हैं तो उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई क्या कि हम एक मानव है और मानव का दायित्व होता है एक अपनी प्रकृति, अपने पर तो सब कुछ जो है, क्योंकि मानव का अस्तित्व जो है प्रकृति पर निर्भर करता है। जो भी मनुष्य लेता है समाज से लेता है। मेरा नाम कृष्णकांत है या किसी का कोई नाम भी होता है तो नाम भी समाज से ही मिलता है। तो मनुष्य संपूर्ण रूप से समाज और प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जब हम विकास की जब बात करते हैं तो विकास केवल बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकता है, सबको जोड़ करके हो सकता है। विकास में प्रकृति का भी महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यदि समाज में कोई दलित है, पीड़ित है, तो वो राष्ट्र की क्षति है, क्योंकि उसका भी योगदान होता है, व्यक्ति का योगदान होता है। तो इस दृष्टि से दीनदयाल जी ने जो चिंतन दिया उसमें जो अंतिम पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति हैं उनका भी विकास हो और प्रकृति का भी रक्षण हो, ताकि हमारा जो समाज है, हमारी जो संतति है, सतत इसका ये चलता रहे। और विकास का एक ऐसा मॉडल दिया जिसको हम आज का जो अभी यूएन डेवलपमेंट मॉडल में जो आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो सतत विकास कैसे करेंगे? जब हमारे पेड़ बचे रहेंगे, पहाड़ बचे रहेंगे, जंगल बचे रहेंगे, नदियां बची रहेंगी, तब हम सतत विकास का, ऐसा नहीं कि हम विकास कर लें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दें और ऐसा लगाने के साथ साथ हम क्या कर दें कि वो जो जिसके आधार पर हमारा जीवन है वही ध्वस्त हो जाए। तो इसका चिंतन करते हुए उन्होंने दिया
और अंत्योदय जो एक था उन्होंने दिया कि भाई अंत्योदय जो अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका समग्र विकास हो, उसको शिक्षा के माध्यम से उसका बौद्धिक विकास हो, उसको जो गरीबी के कारण जो बिल्कुल उसकी जो मन स्थिति कमजोर हो गई है तो उसका मन का भी विकास हो, मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो और इस प्रकार से उसका योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में हो और संपूर्ण विश्व के में हमारा जो योगदान है, हमारे भारत का योगदान है जो वसुधैव कुटुंबकम के अपनी जो अवधारणा है, इन सारे चीजों को ले करके दीनदयाल जी ने अपना चिंतन दिया और इसके आधार पर राजनीति का एक मॉडल भी दिया था जिसका मूल में अंत्योदय होता है, जिसके मूल में एकात्म मानव दर्शन होता है। तो दीनदयाल जी ने जब अपना ये एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन किया था उस समय में जब बात कही थी तो चूंकि बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी उनकी और उनके विचार को उतनी मान्यता थी भी नहीं, गांधीवाद और एक तरफ देखिए तो साम्यवाद, फिर समाजवाद, बड़े बड़े नेता हुआ करते, जयप्रकाश नारायण हुए, बहुत सारे नेता होते थे तो उनका, लेकिन दीनदयाल जी अपने विचार पर दृढ़ रहे और उन्होंने कहा कि यही भारत का दर्शन है। लगातार काम करते रहे, उनके विचारधारा से जुड़े लोग काम करते रहे और एक समय ऐसा भी आया कि उनकी हत्या कर दी गई, उनके शरीर की हत्या हो गई लेकिन उनका जो विचार था वो सतत चलता रहा और लगातार उससे जुड़ करके लोग काम करते रहे और अंततः कई वर्षों के बाद, लगभग 50 वर्षों के बाद में उनके विचारधारा से संतुष्ट पार्टी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी तो कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है, हमारे अंदर में जो कल्पना है, हमारे व्यक्तित्व का जो गठन हुआ है उसमें दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन का असर है और वो हमारा संकल्प है और उस संकल्प के आधार पर वो अपनी दृष्टि से देखते हैं। जैसे स्वच्छता की जब बात करते हैं तो एक देखने में कहने वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि वो झाड़ू लगाए, लेकिन वो कहते हैं कि छोटा काम नहीं है, एक मॉडल हम देना चाहते हैं। और उसी प्रकार से अब नदियों की रक्षा की बात करते हैं, वो अंत्योदय की बात करते हैं कि जो हमारे गांव में रहने वाले जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो दलित हैं, उनकी समस्या क्या है, तो वो भी देखें कि जो बड़े बड़े घरों में रहने वाले, महलों में रहने वाले जो गैस का प्रयोग करते हैं, एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने सुलभ कराया ताकि उनकी प्रवृत्ति हो कि हम भी उसका उपयोग कर सकते हैं। किसानों की चिंता उन्होंने की। और दूसरी बात जो दीनदयाल जी कहते थे अपने जीवन में कि जितने हमारे भारत के जो उस समय 33 कोटि की बात होती थी, 33 करोड़ की बात होती थी, अब 125 करोड़ की बात हो रही है, तो दीनदयाल जी कहते थे कि सबको हम काम देंगे और कौशल के विकास करके काम देंगे। वही बात नरेंद्र मोदी आज लागू कर रहे हैं, कौशल विकास की बात कर रहे हैं। हम रोजगार की बात करते हैं कि लोग बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगारी दूर कैसे होगा, इस पर जो नरेंद्र मोदी, जो दीनदयाल जी का जो चिंतन था कि हम जन जन में उस भावना को भरेंगे कि हम अपने अंदर में जो कौशल है उसको विकसित करें और विकसित करने के बाद में उसका उपयोग करके हम सब भारत के विकास के लिए, भारत माता को परम गौरव पर ले जाने के लिए अपना योगदान करेंगे। उनके सामने इस प्रकार का मॉडल है और इसमें किसी का विरोध नहीं है। हम संपूर्ण विश्व को एक मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, उसके आधार पर नरेंद्र मोदी दीनदयाल जी के जो बातें थी, जो चिंतन था, उसको जमीन पर उतारने का जो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगातार, ये छोटी बात नहीं है कि 50 वर्षों तक लगातार काम करते रहे और कार्यकर्ता जुटते चले गए बिना रुके, बिना थके। और एक समय ऐसा आया कि एक बिल्कुल आश्चर्यचकित करने देने वाले जो परिणाम आए, संपूर्ण भारत में उस दीनदयाल जी के जो चिंतन वाली जो सरकार थी, विचारधारा वाली जो सरकार थी, उनका जो संकल्प था वो पूर्ण होने लगा। तो इस प्रकार से हम इस दृष्टि से इस चीज को हम देख सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि दीनदयाल जी का जो दर्शन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो एक राजनीतिक सूत्र दिया एकात्म मानववाद का, उसके क्या मायने हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी, चलने वाले राजनेता सत्ता मिलने पर किस प्रकार से दीनदयाल के सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं और उस सिद्धांतों के माध्यम से देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और भारत में एक और प्रासंगिक राजनीतिक धारा का प्रवाह हो रहा है। बिहार चुनाव से संबंधित तमाम अपडेट्स को जानने के लिए, तमाम विश्लेषण को जानने के लिए आप बने रहिए स्वतः समाचार पर। धन्यवाद।